आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो है ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइंस है वो जो हमारे पास एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, उसको ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सेंड करने के लिए काम आती है गाइडेड वे में। अभी तक हमने जो स्टडी किया है उसमें ट्रांसमीटर ने फ्री स्पेस में ट्रांसमिट कर दिया, तो जो लॉसेस थे वो ज़्यादा होते हैं उस केस में। रैंडमली हमने सेंड कर दिया सिग्नल को, बट यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक वायर कनेक्शन होगा जिसे हमने ट्रांसमिशन लाइन कहा है। तो हमारे पास जो हमने अभी तक स्टडी किया है वो ये कहा है कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई फील्ड वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। तो ये जो वेव्स थी वो हमने टी या ई एम वेव्स कही हैं। तो हमारे पास 3 ऐसी ट्रांसमिशन लाइंस हैं जिसमें टी एम वेव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। जो फर्स्ट है जो ये आप देख रहे हैं, इसमें प्लेट्स हैं 2 कंडक्टर की, उसके बीच में आपके पास इंसुलेटर है, इंसुलेटर की स्लैब है या डाइलेक्ट्रिक की स्लैब है। तो इसे बोलेंगे हम, दिस इज पैरेलल प्लेट transmission line. This is the transmission line. So we are discussing transmission lines, TX lines. So this is a parallel plate transmission line. ठीक है। दूसरा जो हमारे पास रहता है, ये जो है बताया मैंने कि जो प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स हैं, जो कंडक्टर की प्लेट्स हैं, बीच में इनके इंसुलेटर होगा। तो ये हाई माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पे यूज़ होती हैं एज अ ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा जो केस है वो रहेगा 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन। 2 कंडक्टर की वायर्स हैं, 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन। तो ये जो है ये पावर ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती हैं बेसिकली। जो थर्ड है हमारे पास वो है कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है वो टीवी केबल्स में यूज़ होती है। तो हम जो डिस्कशन करेंगे वो इस बात पे करेंगे कि हमारे पास टीएम वेव तीनों में एग्जिस्ट करती है, और मोड भी हैं जो टीएम के अलावा हैं, टी मोड है, टीएम मोड है, वो डिस्कस करेंगे। वो भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास इन ट्रांसमिशन लाइंस में। तो हमारा जो डिस्कशन होगा वो 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन से स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास जनरल ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस। तो उसको स्टडी करने से पहले हमें रिवाइज करना होगा लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स को, क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, कि हमारे पास अगर कोई सर्किट है, लेट अस से यही सर्किट ले लो आप, जिसमें हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है, R1 R2, और एक वोल्टेज है, या इसमें आप इंडक्टेंस भी ले लो, कंडक्टेंस भी ले लो, कुछ भी बात कर सकते हैं। इसमें सिंपल सर्किट लेके चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो R1 और R2 की वैल्यू है वो फिक्स है, इसको आप उठा सकते हो, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है वो। अगर आप एग्जांपल लो कि ये 100K है और R1 जो है वो 200K है, तो ये वैल्यू फिक्स है, इनको आप उठा सकते हो यहाँ से। अगर R1 को यहाँ से हटा दूँ तो सिर्फ R2 रह जाएगा सर्किट में। ठीक है, आपको पता है कि R1 कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है। और जो करंट फ्लो होगा, करंट I फ्लो हो रहा है, लेट अस से वोल्टेज V है VT, तो जो करंट फ्लो होगा वो पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है, पोजीशन का कोई रोल नहीं है इसमें। स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मैटर नहीं करेगा कि लोकेशन क्या रहेगी। और अगर आप ट्रांसमिशन लाइन की बात करो तो यहाँ पे चलो यहीं की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो पैरामीटर्स होंगे उनको हम बोलेंगे लम्प्ड पैरामीटर्स, क्योंकि जो पोजीशन है उसका कोई रोल नहीं है करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, अगर ये 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है आपके पास, तो ये अगर मैं 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन कह दूं तो इसमें इसका भी रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटेंस होगा, बट वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द लेंथ। तो अगर आप यहाँ बात करें तो ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा इंडक्टेंस, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया, कंडक्टेंस भी आ गया और कैपेसिटेंस भी आ गया।
ठीक है, पैरामीटर्स सभी हैं बट वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट द लेंथ। तो ये एल आ गया, ये आर आ गया, ठीक है, इसी तरह ये रिपीट होगा। यहाँ पे अगेन आर आ गया, एल आ गया, तो यहाँ पे अगेन पैरामीटर आ गए, और ये थ्रू आउट द लेंथ क्या होंगे, रहेंगे पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये यूनिट लेंथ है, इतनी क्या होगी, यूनिट लेंथ होगी। तो यूनिट लेंथ के लिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, कंडक्टेंस और ये कैपेसिटेंस। तो अगर आर को डिफाइन करना हो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में, तो आप कहोगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ओम पर सेंटीमीटर, या ओम पर मीटर की बात कर लेते हैं, ओम पर मीटर लिखा है हमने, तो ओम पर मीटर। इस तरह ही अगर आप एल को डिफाइन करेंगे तो ये आएगा इंडक्टेंस, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, हेनरी पर मीटर। जो सी है, सी आपके पास आ गया कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिट रहेंगे फेरेड पर मीटर। जो जी है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिट रहेंगे सीमन पर मीटर। तो अगर आप ऐसे ही जो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं उनको क्या कह दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो पैरामीटर्स फील्ड एंड वेव में हैं वो हम हमेशा ही स्पेस का वेरिएशन आएगा। अगर आप लोकेशन की बात करते हो तो लोकेशन की वेरिएशन चेंज जहाँ पे आ गया वहाँ पे आपके पास पैरामीटर हमेशा ही डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होंगे, अगर उसका इफेक्ट पड़ रहा है आपके पास स्पेस का, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक लोकेशन पे करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, फिर दूसरी लोकेशन पे जाओगे तो डिफरेंट होगी। तो जो होल सर्किट है वो क्या होगा, पोजीशन डिपेंडेंट रहेगा। तो अगर आपके पास, अगर मैं इसको एक छोटा सा पोर्शन ले लूँ, इसका ट्रांसमिशन लाइन, कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन है, इसका छोटा सा पोर्शन ले लिया मैंने, कितना, डेल्टा जेड। उसके लिए इसको मैं सर्किट को ड्रॉ करूँ तो ये रहेगा। तो ये थोड़ा सा पोर्शन लिया डेल्टा जेड, ऑल्दो ये बड़ा लग रहा है उससे, बट ये छोटा सा पोर्शन लिया है उसमें से, ट्रांसमिशन लाइन में से हमने। तो वोल्टेज यहाँ पे सोर्स है आपके पास, सोर्स कह लो या जनरेटर कह लो, एक ही बात है, और यहाँ पे आपके पास लोड है। तो जो लेंथ है वो डेल्टा जेड है, यहाँ पे वोल्टेज वी जेड कोमा टी है, क्योंकि पोजीशन और टाइम दोनों का वेरिएशन रहेगा। हम जब भी वोल्टेज लिखते थे किसमें, सर्किट थ्योरी में हमने लिखी है, तो उसमें वी टी लिखते थे, जेड का कोई रोल नहीं आता था। बट यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर हमने कंसिडर किए हैं, तो उसमें दोनों का ही वेरिएशन रखा है। तो जो करंट है यहाँ पे आई जेड कोमा टी है। रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो डेल्टा जेड के लिए कितना होगा, आर डेल्टा जेड। इसी तरह इंडक्टेंस को एल डेल्टा जेड, कंडक्टेंस कैपेसिटेंस को लिखा है। यहाँ पे जो करंट रहेगा, क्योंकि जो लेंथ है वो जेड की जगह क्या हो गया, जेड प्लस डेल्टा जेड। ठीक है, टाइम का सेम रहा। सिमिलरली जो वोल्टेज रहेगी वो क्या रहेगी यहाँ पे, वी जेड प्लस डेल्टा जेड कोमा टी, और यहाँ, ठीक है, तो ये रहेगा। और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है सी डेल्टा जेड रहेगी। तो आप अगर इस लूप में क्या करो, इसके लिए यहाँ पे केसीएल लगा दो, किरचॉफ्स केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केसीएल भी लगाएंगे, वो बाद में लगाना है। तो इस लूप में अगर आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो उसके लिए आप लिख सकते हो वी जेड कोमा टी माइनस आर। ठीक है, ये वोल्टेज यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितनी वोल्टेज आई है, आर डेल्टा जेड आई जेड कोमा टी माइनस, अब इस इंडक्टेंस के क्रॉस कितनी वोल्टेज रहेगी, उसको आप लिख सकते हो एल डेल्टा जेड, इंडक्टेंस की वैल्यू, कर्ल आई जेड कोमा टी अपॉन कर्ल टी माइनस वी जेड प्लस डेल्टा जेड कोमा टी इज इक्वल टू 0। तो ये जो है इक्वेशन हमने लिखी है यहाँ से, इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के। तो जो ये वाली टर्म है और ये वोल्टेज वाली टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, बाकी जो टर्म्स हैं दो उनको राइट हैंड साइड पे ले जाओ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी जेड
प्लस डेल्टा जेड कोमा टी माइनस वी जेड कोमा टी इज इक्वल टू ये वाली टर्म और ये राइट हैंड साइड पे ले आओ और डेल्टा जेड कॉमन ले लो इसमें से, तो माइनस डेल्टा जेड, तो ये हो जाएगा आर, डेल्टा जेड कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा आर आई जेड कोमा टी प्लस राइट ये डेल्टा जेड जो है ये ब्रैकेट इसको बड़ा ब्रैकेट कर लो, ठीक है। तो ये आ गया प्लस क्या रह गया यहाँ पे, अगर ये कॉमन लेते हो डेल्टा जेड कॉमन लेते हो तो ये रह गया एल कर्ल आई जेड कोमा टी अपॉन कर्ल टी और ये ब्रैकेट क्लोज। तो इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो ये हो जाएगा आपके पास वी जेड प्लस डेल्टा जेड कोमा टी माइनस वी जेड कोमा टी डिवाइड बाय डेल्टा जेड, तो माइनस साइन भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये आ गया आपके पास आर आई जेड कोमा टी प्लस एल कर्ल आई जेड कोमा टी डिवाइड बाय कर्ल टी, तो ये आ गया आपके पास। अब ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है किसके, वोल्टेज का डिफरेंशिएशन आ गया ना यहाँ पे। तो ये इसके इस प्लेस के प्लेस पे लिख सकते हो आप कर्ल वी जेड कोमा टी, ये डेफिनेशन आ गई किसकी, डिफरेंशिएशन की, डिवाइड बाय कर्ल जेड इज इक्वल टू व्हाट आर आई जेड कोमा टी प्लस एल कर्ल आई जेड कोमा टी डिवाइड बाय कर्ल टी। इसको इक्वेशन 1 दे दो। तो ठीक है, अब करंट के लिए भी सेम इक्वेशन ले लो, लिख लोगे आप यहाँ पे इस नोड पे, ये नोड कोई भी नोड नाम दे दो उसको। तो इस नोड पे अगर आप केसीएल लगाते हो तो अलजेब्रिक सम करंट का क्या रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा। तो करंट इस डायरेक्शन में ये आ रहा है कितना आई जेड कोमा टी, ये करंट आ गया इधर से ये तो जो आई जेड कोमा टी है वो इन सभी करंट के सम के इक्वल होगा, ये कह सकते हो आप, या इनका इनमें माइनस आ जाएगा। तो इक्वेशन यही लिख लेते हैं। तो अगर आप इक्वेशन लिखो इसके लिए केसीएल लगाओ यहाँ पे, तो इसके लिए आएगा आपके पास ये करंट इनकमिंग करंट आ गया आई जेड कोमा टी, आई जेड कोमा टी, ठीक है। ये इनकमिंग, आउट गोइंग करंट कौन से हैं, ये करंट और ये करंट क्या है, आउट गोइंग है। तो यहाँ पे जो करंट आएगा आपके पास कितना करंट आएगा, ये रहेगा जी डेल्टा जेड और कितनी वोल्टेज है वो मल्टीप्लाई में वोल्टेज वी जेड प्लस डेल्टा जेड कोमा टी माइनस इसके यहाँ पे कितना करंट है सी डेल्टा जेड और जो वोल्टेज है वो कितनी है वी जेड प्लस डेल्टा जेड कोमा टी एंड माइनस आई ये वाला करंट जेड प्लस डेल्टा जेड कोमा टी इज इक्वल टू 0। इसको भी ऐसे सोल्व करो आप, रीअरेंज करो, ठीक है। जो करंट वाली टर्म्स है एक साइड में रख लो और जो दूसरी टर्म्स है एक साइड में रख लो। तो इसके लिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ऐसे ही जैसे इसको सोल्व किया है, सिमिलरली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कर्ल आई जेड कोमा टी डिवाइड बाय कर्ल जेड, सेम वही वैसे ही किया। इसके लिए करंट के लिए भी हमने सेम इक्वेशंस फॉलो की हैं, सेम स्टेप्स फॉलो किए हैं, इक्वेशंस डिफरेंट हैं। जी वी जेड कोमा टी प्लस सी कर्ल वी जेड कोमा टी डिवाइड बाय कर्ल टी, इसको इक्वेशन सेकेंड दे दो। तो दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई करंट के लिए, दूसरी जो आ गई वो आ गई वोल्टेज के लिए। तो इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो 1 और 2 हैं, ये हैं जर्नल ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस, जनरल इक्वेशंस मिल गई हमारे पास। अब हमारे पास
टाइम हार्मोनिक फॉर्म भी रहती थी हमारे पास, पता है हमें। तो वोल्टेज को भी हम टाइम हार्मोनिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर वोल्टेज को टाइम हार्मोनिक फॉर्म में लिखना चाहें तो ये रहेगा हमारे पास टाइम हार्मोनिक फॉर्म में वी जेड कोमा टी। तो ये रहेगा रियल ऑफ क्या, वी जेड इंटू ई रेस पावर जे ओमेगा टी। सिमिलरली जो करंट है, करंट के लिए आई जेड कोमा टी, इसको भी आप लिख सकते हो रियल ऑफ आई जेड ई रेस पावर जे ओमेगा टी। ये आ गया आपके पास। तो हमें पता था कि जो हमने इक्वेशन सोल्व की थी, हमने मैक्सवेल इक्वेशन भी की है टाइम हार्मोनिक फॉर्म में। अगर हमारे पास टाइम हार्मोनिक फॉर्म रहती है, उसमें जो कर्ल बाय कर्ल टी है उसको रिप्लेस कर देते थे जे ओमेगा से। जहाँ भी कर्ल बाय कर्ल टी लगा था उसको जे ओमेगा से हमने रिप्लेस कर दिया था। तो जो इक्वेशंस हमने फाइंड आउट किए हैं, इक्वेशन 1, तो यहाँ पे आप देखो कर्ल बाय कर्ल टी कहाँ है, यहाँ है कर्ल बाय कर्ल टी, ठीक है। तो यहाँ पे जे ओमेगा लग जाएगा। और जो टी का वेरिएशन है वो तो हमने खत्म ही कर दिया ना, टी का वेरिएशन, क्योंकि टाइम हार्मोनिक्स फॉर्म है। तो उसके लिए अगर आप इक्वेशंस को सिंपल लिखना चाहें तो इन टर्म्स ऑफ आई जेड और वी जेड, तो इक्वेशंस जो फर्स्ट है, इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब सिंगल वेरिएबल रह जाएगा, टाइम का वेरिएशन तो हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं ना, वो हमने क्या है टाइम हार्मोनिक्स फॉर्म में आ गया हमारे पास। तो जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल डिफरेंशिएशन में। ये आ गया आपके पास। और अगर आप इक्वेशन देखें, ये वाली इक्वेशंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ल बाय कर्ल टी की जगह जे ओमेगा आ जाएगा। तो इसको आप लिखो तो ये जेड भी खत्म, यहाँ से टी खत्म हो गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया आई आर जेड कोमा टी प्लस एल, और ये कर्ल बाय कर्ल टी किससे रिप्लेस हो गया, जे ओमेगा से। तो ये आ गया जे ओमेगा आई जेड कोमा टी। तो ये आई जेड कोमा टी कॉमन हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है आई जेड कोमा टी, दोनों में से कॉमन आ गया, आर प्लस जे ओमेगा एल। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, जहाँ पे कर्ल बाय कर्ल टी है वहाँ पे जे ओमेगा लगा दिया। सिमिलरली जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसमें क्या रहेगा, इसको आप लिखो कि जो डिफरेंशिएशन है वो किस में, जेड की टर्म में लिख रहे हो आप ना। तो ये आ गया ये डी जेड, ठीक है, डी बाई डी जेड ऑफ आई जेड। तो ये आ गया जी वी जेड, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे इसका वेरिएशन भी खत्म कर दो ना, टी का वेरिएशन भी खत्म कर दो, टी का वेरिएशन इधर भी नहीं आएगा ना फिर, तो वहाँ भी आई जेड कर सकते हो आप सिंपली। तो इसकी बात करते हैं अभी। तो यहाँ पे वी जेड आ गया प्लस सी कर्ल बाय कर्ल टी की जगह जे ओमेगा वी जेड, टी नहीं आएगा अब यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे, यहाँ से भी टी खत्म करो तो यहाँ भी सिर्फ आई जेड आएगा, ठीक है। इसको रीराइट करता हूँ मैं। तो ये आएगा आपके पास इज इक्वल टू आई जेड आर प्लस जे ओमेगा एल, ये आ गया। सिमिलरली जो इक्वेशन जो करंट के लिए है, डी आई जेड डिवाइड बाय डी जेड, तो उसमें क्या रहेगा, वी जेड कॉमन आ जाएगा, उसमें आएगा जी प्लस जे ओमेगा सी वी जेड। तो ये दो इक्वेशन बन गई हैं, माइनस डी वी जेड बाय डी जेड। ये इक्वेशन 3 आ गई, ये इक्वेशन आ गई 4। तो ये जो दो इक्वेशन आई हैं इनको हमने बोला है टाइम हार्मोनिक ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस, ठीक है। दीज आर द टाइम हार्मोनिक ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस, ठीक है। इनसे जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन भी बना सकते हो आप। अगर आप ये वाली टर्म है इसको डिफरेंशिएट करो, रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो इसको लिख सकूँ डी वी जेड अपॉन डी जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू डी आई जेड बाय डी जेड आर प्लस जे ओमेगा एल। तो ये वैल्यू डी आई जेड की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो इसमें, तो ये वैल्यू जब पुट करोगे डी आई बाई डी जेड की 4 से, तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ माइनस भी था तो ये माइनस आएगा, माइनस साइन आ गया यहाँ पे। तो ये रहेगा, एक इसकी वैल्यू पुट की, इसकी डी आई जेड बाई डी जेड की, तो
ये आ गया जी प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है, वी जेड आर प्लस जे ओमेगा एल, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास डी स्क्वायर वी जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये वाली जो कंप्लीट टर्म है ये और ये आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी, इसको लिख दिया गामा स्क्वायर वी जेड, ये ठीक है। जो गामा स्क्वायर है वो इक्वल टू आया है आर प्लस जे ओमेगा एल और जी प्लस जे ओमेगा सी के, ये इक्वल टू आ गया। ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट है जो हमने पहले भी बता चुके हैं इसको, जिन्होंने पहले लेक्चर लगाए हैं, अल्फा प्लस जे बीटा। गामा प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, अल्फा अटेन्युएशन कांस्टेंट है, बीटा फेज कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन है, अब आप इसको ध्यान से देखें इक्वेशन को, तो ये रिजेंबल कर रही है इस इक्वेशन से, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू गामा स्क्वायर ई, ये इक्वेशन से रिजेंबल कर रही है। तो यहाँ पे भी सेम इक्वेशन है, ये भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन क्या देगा, वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सिमिलरली अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड, और वही प्रोसेस फॉलो करें, तो आपके पास अनदर इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर आई जेड अपॉन डी जेड इज इक्वल टू गामा स्क्वायर आई जेड। तो ये इक्वेशन जो आई हैं, दो इक्वेशन, ये जिस सेकेंड इक्वेशन है वो रिजेंबल कर रही है किसको, डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू गामा स्क्वायर एच। So solution of these equations, this equation will give you value of Vz, and solution of this equation will give you value of Iz. These are the second order differential equation. Here this gamma is equal to alpha plus j beta, and you can write this gamma is equal to under root r plus j omega l जी प्लस जे ओमेगा सी, ये वैल्यू रहेगी हमारे पास प्रोपेगेशन कांस्टेंट की। वहाँ पे जो अल्फ़ा है वो अटेन्युएशन कांस्टेंट है, जो बीटा है वो फेज कांस्टेंट है। तो अगर हम अब बात करें कि जो सोल्यूशन रहेगा, सोल्यूशन आपको पता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस थी हमारे पास, तो उसको सोल्यूशन ये रहेगा वी जेड, जो वी जेड वी प्लस जेड प्लस वी माइनस जेड। वहाँ पे जो प्लस सिग्निफाई कर रहा है वो कह रहा है कि ट्रांसमिटेड वेव, जो माइनस शो कर रहा है वो है रिफ्लेक्टेड वेव। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ट्रांसमिशन लाइन है आपकी, ओके, एक वेव जो है वो ट्रांसमिटेड वेव होगी जो सोर्स टू लोड जाएगी, सोर्स टू लोड जो वेव रहेगी उसको क्या बोला है, ट्रांसमिटेड वेव। अब अगर परफेक्ट मैचिंग नहीं है, वो डिस्कस करेंगे हम, परफेक्ट मैचिंग क्या होती है और वो कैसे नहीं है, तो उसको वो बात का डिस्कशन है। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जो सोर्स है उससे ट्रांसमिटेड वेव गई है, ट्रांसमिटेड वेव को डायरेक्शन ये क्या है, ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे प्लस जेड लिखा है, ठीक है। प्लस सिग्निफाई कर रहा है कि ट्रांसमिटेड वेव है, सोर्स टू लोड है। तो वहाँ से कुछ जो वेव है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसके लिए जेड की अपोजिट डायरेक्शन आ गई है, इसलिए वो माइनस जेड माइनस सिग्निफाई कर रहा है आपके पास कि रिवर्स डायरेक्शन है। जो लोड से सोर्स की तरफ आएगी उसको बोला है रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये ट्रांसमिटेड वेव है, ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव। तो इसका जो सोल्यूशन रहेगा, इसको आप पूरा सोल्यूशन इसको लिखोगे तो ये आ गया वी नॉट प्लस ई रेज़ पावर माइनस गामा जेड। गामा क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, अभी डिस्कस किया हमने, प्लस वी नॉट माइनस ई रेज़ पावर गामा जेड, ठीक है। ये डी के बता रहा है कि जैसे जैसे जेड की वैल्यू कम होगी तो इंक्रीज होगी, तो जो ये फैक्टर है इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि ये सोर्स टू डेस्टिनेशन है। इसका अपोजिट लो, ठीक है। अगर ये जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इधर जेड की अपोजिट डायरेक्शन आएगी, दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज हो गया।
यहाँ पे माइनस था तो जेड की रिफ्लेक्टेड वेव ये है इधर, तो ये जेड की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी आपके पास, जेड माइनस जेड हो जाएगा, तो ये जो माइनस है वो प्लस में लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आप सोर्स की तरफ बढ़ोगे तो ये इंक्रीज होगी वैल्यू, ये कह सकते हो इसको। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आ गया, सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशंस थी करंट वाली, उससे आपके पास आई जेड की वैल्यू मिलेगी, इसको भी ऐसे लिख सकते हो आई प्लस जेड। सिमिलरली वी कैन राइट, तो ये आ गया आपके पास आई नॉट प्लस ई रेस पावर माइनस गामा जेड प्लस आई नॉट माइनस ई रेस पावर प्लस गामा जेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब बता दिया मैंने। तो जो वेव एम्पलीट्यूड है ये वी नोट प्लस वी नोट माइनस, ठीक है, तो ये इसकी अगर रेशो लेते हो, ठीक है, ऑब्वियसली बात है ट्रांसमिटेड वेव है, ये जहाँ पे माइनस है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव। तो इनका अगर रेशो लेते हैं वी नोट प्लस आई नोट प्लस, और यह रेशो ले लो वी नोट माइनस माइनस आई नोट माइनस, ठीक है, ये इक्वल टू आता है करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के। दिस इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो इसको भी डिफाइन करेंगे हम कि करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है क्या। तो इसको बोला गया है, इसको लिख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फॉर, अगर ये देखिए इनफाइनाइट लाइन के लिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर हम कहते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो इनफाइनाइट लेंथ की है, इनफाइनाइट लेंथ की है कि यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, सोर्स है, और जो लेंथ है कहाँ तक एक्सटेंडेड है, इन्फिनिटी तक, बहुत लार्ज लेंथ है। तो सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव आएगी, जो सोर्स है उससे वेव चलेगी, रिफ्लेक्ट तो कुछ होगा ही नहीं। तो जो ये इक्वेशंस लिखी हैं हमने, जो सॉल्यूशंस आए हैं, ये जो है वो सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें अब ये वाली टर्म्स तो नहीं आएंगी, क्योंकि जो इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन है उसमें ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएंगी ना, रिफ्लेक्शन कुछ आएगा नहीं। तो वी जेड को क्या लिख सकते हैं, वी जेड इज इक्वल टू वी नोट प्लस ई रेस पावर माइनस गामा जेड एंड आई जेड इज इक्वल टू आई नोट प्लस ई रेस पावर माइनस गामा जेड। तो ये केस क्या लिया है, हमने कहा है कि हमारे पास इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन है, इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें रिफ्लेक्टेड वेव नहीं आएगी, सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव आएगी। ठीक है, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो आप लिख सकते हो डी वी जेड बाय डी जेड इज इक्वल टू वी नोट प्लस, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस गामा ई रेस पावर माइनस गामा जेड। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है डी वी जेड बाय डी जेड, ये किसके इक्वल था, हमने फाइंड आउट किया था, ये देखिए ये रहा आई जेड आर प्लस जे ओमेगा एल। ठीक है, माइनस भी है तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो ये वैल्यू रहेगी माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल आई जेड इज इक्वल टू माइनस गामा वी नोट प्लस ई रेस पावर माइनस गामा जेड। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आई जेड की क्या वैल्यू है, आई जेड की वैल्यू ये लिखी है हमने, ये पुट करो यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, आर प्लस जे ओमेगा एल, आई जेड की वैल्यू क्या है, आई नोट प्लस ई रेस पावर माइनस गामा जेड इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया था, वी नोट ई रेस पावर माइनस गामा जेड, तो ये कैंसिल आउट हो गया।
तो ये जो रेशो है ई नोट प्लस और आई नोट प्लस की किसके इक्वल आई है? तो ये आएगी आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई गामा। और ये क्या है? ये आ गया आपके पास जेड नोट। एक तो ये रिलेशन आ गया, दूसरा रिलेशन यहाँ से आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो जरा विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये आ जाएगा डी जेड इज इक्वल टू माइनस गामा आई नोट प्लस ई रेस पावर माइनस गामा जेड। तो ये डी आई जेड बाई डी जेड की वैल्यू क्या है? ये इक्वेशन ये रही वैल्यू जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू वी जेड। तो ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो माइनस भी रहेगा, तो ये है जी प्लस जे ओमेगा सी वी जेड इज इक्वल टू माइनस गामा आई नोट प्लस ई रेस पावर माइनस गामा जेड। वी जेड की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। वी जेड क्या है? माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, जी प्लस जे ओमेगा सी वी नोट प्लस ई रेस पावर माइनस गामा जेड इज इक्वल टू गामा आई नोट प्लस ई रेस पावर माइनस गामा जेड। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो वी नोट प्लस डिवाइड बाई आई नोट प्लस इज इक्वल टू क्या है आपके पास? वो आ गया गामा डिवाइड बाय जी प्लस जे ओमेगा सी। तो ये भी किसके इक्वल है? जेड नोट। ओके, सो द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट एट एनी जेड फॉर एन इन्फानाइट लॉन्ग लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। अब जेड नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड द करंट एट एनी पॉइंट एट एनी जेड, जेड की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, इन्फानाइटली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है, वो क्या होगी? इंडिपेंडेंट ऑफ जेड होगी। तो उसको क्या बोला है? कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। अगर आप रेशो लेते हो तो उसमें जेड आ ही नहीं रहा। सो अब ये जो रेशो आ गई है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को हमने डिफाइन कर दिया है। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को दो, ये तो हमने सिर्फ जो इन्फानाइट ट्रांसमिशन लाइन आएगी तो उसमें तो सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव आएगी, तो उसमें तो सिर्फ ये टर्म लिख सकते हो आप, ठीक है। बट अगर आप सिंपल है तो उसमें ये रिफ्लेक्टेड वेव भी आ रही है, तो ये रेशो भी हम ले सकते हैं। तो वो भी किसके इक्वल होगी? जेड नोट के इक्वल होगी। वैल्यू यही रहेगी, ये तो ये रहेगी आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई गामा, ठीक है। तो जो जेड नोट है उसकी वैल्यू जब गामा की वैल्यू पुट करोगे आप, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाय जी प्लस जे ओमेगा सी। दोनों केसेस में ये भी केस वैलिड है और ये भी वैलिड है, ठीक है। आप दोनों केसेस से लिख सकते हो वैल्यूज। तो ये है हमारे पास के इन्फानाइट ट्रांसमिशन लाइन का कंसेप्ट भी दिया हमने गामा को भी डिफाइन किया। गामा आपके पास प्रोपेगेशन कांस्टेंट था, ठीक है, जिसकी वैल्यूज अल्फा प्लस जे बीटा के इक्वल थी, अटेन्युएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट। सो नेक्स्ट हमारे पास है 3 लिमिटिंग केसेस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें फर्स्ट जो है वो है लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, जहाँ पे TX जो है वो ट्रांसमिशन को शो कर रहा है। सो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए लॉस 2 टर्म से आता है हमारे पास, या तो सर्किट में रेजिस्टेंस हो, अगर रेजिस्टेंस 0 रहेगा तो लॉस नहीं होगा, और कंडक्टेंस। अगर दोनों टर्म 0 हैं तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन होगी वो लॉसलेस रहेगी। प्रोपेगेशन कांस्टेंट हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है, 3 टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। प्रोपेगेशन कांस्टेंट हम बता चुके हैं, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी। तो R 0 है, Z 0 है, तो हमारे पास क्या बचा?
हमारे पास सिंपली इसको ज़ीरो कर दो आर को और जी को ज़ीरो करो, तो हमारे पास जो बचेगा वो रहेगा जे ओमेगा, क्योंकि ये जे स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अंडर रूट के बाहर आएगा अंडर रूट एल सी। तो अगर आप कंपेयर करते हो किससे, अल्फ़ा प्लस जे बीटा से इसको, तो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड रियल और इमेजिनरी टर्म, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रियल एंड इमेजिनरी टर्म, तो अल्फ़ा ज़ीरो आ गया एंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा अंडर रूट एल सी। तो ये हमारे पास आया है, और जो बीटा है, बीटा इज फेज कांस्टेंट, वो लीनियर फंक्शन हो गया ओमेगा का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। जो सेकेंड टर्म है हमें फाइंड आउट करनी है वो है फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी हम इससे जो पहली यूनिट थी उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। फेज वेलोसिटी को हमने यूपी से लिखा था, वो है ओमेगा बाय बीटा। बीटा हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये बीटा इज इक्वल टू ओमेगा बाय अंडर रूट एल सी, तो ये आ गया 1 अंडर रूट एल सी, जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। सी पार्ट जो है उसमें हमें लॉसलेस ट्रांसमिशन के लिए फाइंड आउट करना है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कैसे शो किया हमने, जेड नॉट से, क्या वैल्यू थी, इसको हम रियल प्लस इमेजिनरी के टर्म में लिख सकते हैं, आर नोट प्लस जे एक्स नोट, किसके इक्वल है, आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाय जी प्लस जे ओमेगा सी अंडर रूट। तो अब ये ज़ीरो है, आर ज़ीरो है और जी भी ज़ीरो है, तो ये पुट करोगे तो ये ज़ीरो कर दो, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो, तो आपके पास आ गया अंडर रूट एल बाय सी, तो ये कांस्टेंट रहा। तो यहाँ पे क्या करोगे, लॉसलेस ट्रांसमिशन के लिए इट्स इम्प्लाइज दैट आर नोट इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाय सी एंड एक्स नोट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप कंपेयर करते हो रियल और इमेजिनरी टर्म को, तो यहाँ पे रियल टर्म ही है, इमेजिनरी नहीं है, जे के साथ कोई टर्म नहीं है। तो ये आ गया आपके पास लॉसलेस ट्रांसमिशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, प्रोपेगेशन कांस्टेंट एंड फेज वेलोसिटी। जो सेकंड स्पेशल केस है हमारे पास वो है लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन, लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन। तो लो लॉस के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू वेरी वेरी लेस देन है ओमेगा एल एंड जी इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा सी। तो देखो लॉसेस हमने बताया, लॉसलेस के लिए आर और जी ज़ीरो थे, बट अगर लो लॉस है तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर और जी की वैल्यू है बट वो स्मॉल है, इसलिए लो लॉस है। अगर आर और जी की वैल्यू हाई हो जाएगी तो फिर वो हाई लॉस हो गया। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं आर और जी लॉसेस को डिनोट करते हैं। तो इन केसेस में क्या है, आर और जी की वैल्यू क्या है, लेस है एज कंपेयर टू ओमेगा एल, और जी की वैल्यू एज कंपेयर टू ओमेगा सी। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे तो देखो ओमेगा एल और ओमेगा सी की वैल्यू हाई रहेगी। क्यों, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो ये जो फैक्टर है ओमेगा एल और ओमेगा सी वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसीज पे तो ये वैल्यू रहती है। तो वही बात है, ए पार्ट करते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये रहेगा आपके पास आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी। इसमें से क्या करो, जे ओमेगा एल और जे ओमेगा सी कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ से जे ओमेगा एल कॉमन आया तो यहाँ 1 रह जाएगा, तो इस टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ, 1 प्लस क्या रह गया, 1 प्लस आर डिवाइड बाय जे ओमेगा एल। ठीक है, सिंपल, जे ओमेगा एल कॉमन ले लिया, इसको बाद में लिखेंगे, यहाँ पे बाद में लिख लेंगे उसको, जे ओमेगा एल कॉमन आ गया मेरे पास। इसी तरह जे ओमेगा सी इसमें से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 प्लस जी बाय जे ओमेगा सी। कॉमन क्या आया था,
अंडर रूट जे ओमेगा एल इंटू जे ओमेगा सी, ये कॉमन आया। तो इसको आप लिख सकते हो गामा इज इक्वल टू व्हाट, जे स्क्वायर हो गया ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो जे ओमेगा अंडर रूट एल सी 1 प्लस आर डिवाइड बाय जे ओमेगा एल 1/2 1 प्लस जी बाय जे ओमेगा सी 1/2, ये आ गया। इसका देखो r इज़ वेरी वेरी लेस देन ओमेगा एल, तो ये जो फैक्टर होगा वो और लेस देन हो गया, तो इसका बाइनोमियल ओपन कर सकते हो आप, इसका भी बाइनोमियल ओपन कर दो, और जो हायर पावर्स हैं वो और भी लेस होंगी, स्क्वायर क्यूब करोगे तो और भी लेस होगा, तो वो निगलेक्ट कर सकते हो आप। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, बाइनोमियल ओपन कर लो इसकी, और सिर्फ दो टर्म्स रख लो। तो इसका बाइनोमियल ओपन करोगे तो 1 प्लस आर 2j ओमेगा एल, इसका बाइनोमियल ओपन किया दूसरी टर्म का 2j ओमेगा सी, प्लस प्लस करके हायर टर्म्स भी आएंगी, वो निगलेक्ट कर दी हमने, सिंपल, सिर्फ हमने दो टर्म्स ही रखी हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आया है, क्योंकि हमने हायर पावर को निगलेक्ट किया है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो गामा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट। अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर्स को, इसको कंप्लीट ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2j ओमेगा आर बाय एल प्लस जी बाय सी, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये आ गया आपके पास। अब इसमें ये किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस जे बीटा, तो रियल टर्म्स और इमेजिनरी टर्म्स को बोथ साइड कंपेयर करो, तो हमारे पास लेट अस राइट हियर अल्फ़ा कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली आएगा ये भी, क्योंकि हमने हायर पावर को निगलेक्ट किया है, वो आ गया 1/2 आर अंडर रूट सी बाई एल प्लस जी अंडर रूट एल बाई सी, तो ये आया आपके पास अल्फ़ा। इसी तरह से जो बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सिंपल है, ये ब्रैकेट ओपन करो, रियल टर्म्स अल्फ़ा के इक्वल है, जो इमेजिनरी टर्म है बीटा के इक्वल है। इमेजिनरी टर्म कहाँ से आएगी, जो ये वाला टर्म्स है इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो वो रियल देगा, क्योंकि जे जे कैंसिल हो जाएगा, और ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो क्या देगी, बीटा की वैल्यू देगी, इमेजिनरी वैल्यू। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गया एल सी, सेम वैल्यू आई है जो हमारे पास लॉसलेस में आई थी अल्फ़ा और बीटा की। तो जो बी पार्ट था वही है, फेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है हमने, वो सेम रहेगी ओमेगा बाय बीटा, क्योंकि बीटा की वैल्यू सेम है, तो ये रहा। अब जो सी पार्ट है, जो मेन पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को फाइंड आउट करना, तो अगेन वो रहेगा आर नोट प्लस जे एक्स नोट इज इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाय जे प्लस जे ओमेगा सी। इसमें भी वही करो, जे ओमेगा एल यहाँ से कॉमन, ऊपर से जे ओमेगा सी यहाँ से कॉमन, ये लोगे तो इसको आप लिख सकते हो, ये कॉमन आया है, जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल होगा, तो यहाँ से लग गया एल बाय सी, जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल हो गया ना, तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस आर डिवाइड बाय जे ओमेगा एल 1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस जी डिवाइड बाय जे ओमेगा सी 1/2। ओके, अगेन वही बाइनोमियल ओपन करो, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर यहाँ ऊपर लिख सकता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाय सी 1 प्लस आर डिवाइड बाय जे ओमेगा एल पावर 1/2 1 प्लस जी जे ओमेगा सी -1/2, यह आ गया आपके पास। अब वही है, कंपेयर करो रियल और इमेजिनरी टर्म। अच्छा ठीक है, तो इसको सोल्व करो ना, बाइनोमियल ओपन कर दो, तो ये तो प्लस वाई टर्म सेम वही फैक्टर आ जाएंगे आपके पास, तो ये आ गया अंडर रूट एल बाय सी 1 प्लस 1/2 जे ओमेगा एल, आर भी है ऊपर
यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि 1 - 1/2 है ना, जी डिवाइड बाय 2j ओमेगा सी। ये आ गया। ब्रैकेट को ओपन करो, इसको कंपेयर करो R0 प्लस JX0। तो R0 किसके इक्वल आ गया? इट्स इम्प्लाइज दैट R0 किसके इक्वल आया? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, देखो इसमें रियल टर्म ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्रॉस अप्लाई करने के बाद आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगी L/C के। X0 एंड X0 वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा किसके? -√L/C 1/2 मेगा R/L - G/C। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगा। जो वैल्यूज़ हैं ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो R0 की वैल्यू ही डोमिनेट करेगी इसमें भी। जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन। डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल कंडीशन है R/L इज इक्वल टू G/C। ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो ही हमारे पास जो लाइन होगी उसमें डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, उसको डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो इस केस में जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट रहेगा गामा, ये पार्ट है इसका, इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस जे बीटा। सेम वही मेथड फॉलो करेंगे हम। ये आ गया R प्लस जे ओमेगा एल। जो जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहाँ से। जी की वैल्यू क्या होएगी इन टर्म्स ऑफ जी इज इक्वल टू व्हाट? जी यहाँ से आएगा RC/L। RC/L ही आएगा ना इस वाले इक्वेशन से। RL इज इक्वल टू जी, जी यहाँ से C मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो जी इज इक्वल टू R/C। तो जी की वैल्यू जी प्लस जे ओमेगा एल था ना, तो जी की जगह हम क्या लिखेंगे? RC/L प्लस जे ओमेगा सी। जी को रिप्लेस कर दिया है। सो ये आ गया। ब्रैकेट को ओपन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू √C/L R प्लस जे ओमेगा एल। ये वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करके सोल्व करने की। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करते हो रियल और इमेजिनरी पार्ट को, अल्फ़ा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी, अप्रोक्सीमेटली नहीं आ तो पूरी वैल्यू आएगी। R इज इक्वल टू √C/L एंड जो बीटा है, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा √L/C। मतलब एक बात देखने के लिए है, बीटा की वैल्यू सेम है। 3 ट्रांसमिशन लाइन के स्पेशल केसेस की हैं, तीनों के लिए सेम है। तो जो फेज वेलोसिटी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रहे, सेम रहेगी क्योंकि वो थ्रू आउट तीनों केसेस के लिए सेम रही है। जो सी है पार्ट है वो है करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को फाइंड आउट करना। तो Z0 जो रहेगा वही R0 प्लस JX0 इज इक्वल टू व्हाट? जो वैल्यू है R प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। जी की वैल्यू क्या है? RC डिवाइड बाई एल प्लस जे ओमेगा सी, ये वैल्यू है। इसको सोल्व करो तो हमारे पास आ जाएगा √L/C सोल्व करने के बाद। इजी है। तो आप कंपेयर करोगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो R0 इज इक्वल टू आएगा √L/C और जो X0 आएगा वो आएगा 0। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन नहीं आएगी डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये जो हैं वो स्पेशल केसेस थे हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन वेव करेक्टरिस्टिक्स। तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है हमारे पास, जो Vg है वो हमारे पास जनरेटर वोल्टेज है, Zg जनरेटर इम्पीडेंस है। तो इनपुट यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, इनपुट यहाँ अप्लाई हो रही है, ये पोर्ट है, इन दो पोर्ट्स के बीच में जो V इनपुट है हमारे पास, और जो इम्पीडेंस इधर से देख रहे हैं वो Z इनपुट है। जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट एज वी नो गामा है, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 है। जो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ है वो स्मॉल l है,
ये लोड इम्पिडेंस है ZL, करंट फ्लो हो रहा है उसमें IL और वोल्टेज इसके क्रॉस है VL। तो ये जो पॉइंट है इसको हमने Z इक्वल टू 0 पॉइंट कहा है और Z डैश इक्वल टू L है यहाँ पे। तो ये जो लेंथ है एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया हमने, बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लिया है। इस पॉइंट पे जो ये डिस्टेंस है वो Z है, ऑब्वियस सी बात है पूरा L है, तो ये L इज माइनस Z कितना हो गया, Z डैश हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो इस पॉइंट पे Z इक्वल टू क्या है, L, और Z डैश इक्वल टू कितना है, 0। तो हम ट्रांसमिशन लाइन का सिंपल कर चुके हैं। उसमें हमने अज्यूम किया था जो VZ है वोल्टेज है वो V0 प्लस ई रेज़ पर माइनस गामा Z, V0 माइनस ई रेज़ पर माइनस गामा Z, ये ट्रांसमिटेड वेव थी और ये है रिफ्लेक्टेड वेव, सिंपल। और अगर करंट को लिखना हो तो सिमिलरली I0 प्लस ई रेज़ पर माइनस गामा Z, I0 माइनस ई रेज़ पर माइनस गामा Z। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हम कर चुके हैं कि हमारे पास जो रेशो है या तो हम ट्रांसमिटेड वेव ले लें, ट्रांसमिटेड वेव की वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, या फिर रिफ्लेक्टेड वेव ले लें। हमें पता है कि अगर हमारे पास जनरेटर है, जनरेटर से जो वेव लोड की तरफ जा रही है, जनरेटर ये है रहा हमारा, जनरेटर से लोड की तरफ जा रही है, उसको बोलेंगे ट्रांसमिटेड वेव, ये डायरेक्शन रही उसकी। ठीक है, और वहाँ से कोई वेव रिफ्लेक्ट होके आई है, डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो गई है, तो वो रिफ्लेक्टेड वेव हुई है। तो रिफ्लेक्टेड वेव के केस में माइनस साइन आया है यहाँ पे। ठीक है, वो इनवर्स रिवर्स आ गया ना डायरेक्शन, तो ये जो माइनस साइन है वो शो कर रहा है कि रिवर्स डायरेक्शन होगी आपके पास। ट्रांसमिटेड वेव और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो दैट इज इक्वल टू Z0। ये हमारे पास सिंपल इम्पिडेंस आ गया। तो हमारे पास एक कंडीशन आती है जिसमें रिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। अगर हम सर्किट थ्योरी पढ़ें, सर्किट थ्योरी में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, वो कब होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, जब जो इनपुट इम्पीडेंस है वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो लोड इम्पीडेंस के, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। सिमिलरली हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें भी मैचिंग का कंसेप्ट है। ये कहते हैं कि लोड मैच हो गया, जब लोड इम्पीडेंस किसके इक्वल हो, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के, तब हम मैचिंग बोलते हैं। तो अ लाइन इज मैच्ड व्हेन द लोड इम्पीडेंस इज इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, नॉट द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। यहाँ पे इक्वल टू की कंडीशन है, और वहाँ पे जो सर्किट थ्योरी पड़ी थी वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब हो रही थी, जब वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता था। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन मैच हो गई है और हमारे पास जो रिफ्लेक्शन आई है वो 0 आई है। तो उस केस में जो ये मैचिंग के केस में जो ये टर्म्स होती हैं रिफ्लेक्टेड वेव, ये वाली टर्म्स ये 0 होती हैं, सिंपल वे में अगर बात करें। और हमारे पास अगर किसी भी पॉइंट पे आप लोड की बात कर लो, यहाँ पे आपको ये लोड है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपको वोल्टेज और करंट का रेशो ले लो V/I, तो किसके इक्वल होगा वो, VL/IL इज इक्वल टू ZL। सिंपल सी बात है। तो अभी हम फाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन के लिए इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे, आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे, इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ लोड इम्पीडेंस, जिसको आउटपुट इम्पीडेंस भी बोला है, और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास, इसका क्वेश्चन भी आता है PSU में, और एक इम्पोर्टेंट स्पेशल केस भी करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास Z इक्वल टू L, Z इक्वल टू L कहाँ पे है, इस पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो उस पॉइंट पे, तो आप लिख सकते हो VL और Z इक्वल टू गामा आ गया इसमें, तो V0 प्लस ई रेज़ पावर माइनस गामा L। ये इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन। यहाँ पे Z की जगह L आ गया, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं Z इक्वल टू L पे, तो VL इक्वल टू V0 प्लस ई रेज़ पावर गामा L, Z इक्वल टू L हो गया ना इस पॉइंट की। यहाँ पे Z इक्वल टू L है, तो जहाँ पे Z है वहाँ L पुट कर दिया हमने, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। वोल्टेज की इक्वेशन भी आ गई आपके पास, और करंट की इक्वेशन भी हमने लिख दी है, सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दिया हमने। और यहाँ पे देखिए अभी जो रिलेशन है मेरे पास, सिंपल सा एक रिलेशन लिखा था, V0 प्लस डिवाइड बाई I0 प्लस इज इक्वल टू Z0। तो अगर आप I0 प्लस की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या आ गया, V0 प्लस डिवाइड बाई Z0। तो यही है I0, ये इक्वेशन चेंज कर लिया हमने। IL इक्वल टू I0 प्लस की वैल्यू क्या है यहाँ से, V0 प्लस ई रेज़ पावर का, बाकी सेम वैल्यू। और सिमिलरली I0 माइनस, वो भी वैल्यू देख लो, माइनस V0 माइनस डिवाइड बाई I0 माइनस इज ऑल्सो इक्वल टू Z0।
तो यहाँ से आई नोट माइनस की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे हमने पुट कर दी है। ठीक है, सिंपल सिंपल लिखा है इसको। तो अब क्या किया, जो ये इक्वेशन है ऊपर वाली, इसको जेड नोट से डिवाइड कर दिया। वी एल डिवाइड बाई जेड नोट, वी नोट प्लस डिवाइड बाई जेड नोट, वी नोट माइनस डिवाइड बाई जेड नोट, और इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे, सिंपल। इसको अब क्या करो, इसको ऐड कर लो। इसको क्या किया, ऐड किया, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये टर्म्स देखो कैंसिल होगी, ये प्लस की है माइनस की है, तो यहाँ से क्या बचा, वी एल डिवाइड बाई जेड नोट प्लस आई एल इज इक्वल टू, ये सेम है, ट्वाइस हो गया, वी नोट प्लस डिवाइड बाय जेड नोट ई रेस पावर माइनस गामा एल। तो ये आ गया आपके पास। तो अगर यहाँ से वी नोट प्लस की वैल्यू फाइंड आउट करो आप, बाकी जो टर्म्स हैं अनदर साइड में ले जाओ, तो वी नोट प्लस की जो वैल्यू आएगी वो आ गई आपके पास 1/2 जाएगा ना उधर, 1/2 वी एल प्लस आई एल जेड नोट, और ये आएगा ई रेस पावर गामा एल। ये आ गया। अब ये सेम टर्म रखो, अगर इसको मैं, ये दोनों इक्वेशंस को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये माइनस, ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये वाली टर्म कैंसिल होगी अब। ठीक है, ये माइनस तो प्लस हो गया ना, तो ये वी नोट माइनस वाली टर्म बच जाएगी। तो इसी तरह से अगर ये माइनस करते हो तो वी नोट माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 वी एल माइनस आई एल जेड नोट ई रेस पावर माइनस गामा एल। ये टर्म आ गया हमारे पास। सो वी नोट प्लस की वैल्यू आ गई, वी नोट माइनस की वैल्यू आ गई है। ये वैल्यूज़ आप पुट कर दो कौन सी वाली इक्वेशन में, जो पहले इक्वेशन है इनमें, ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2, वी नोट प्लस की वैल्यू यहाँ पुट करो। ठीक है, ये वी नोट प्लस है, तो ये अगर पुट करते हो आप तो सिंपल सा रह जाएगा आपके पास। तो हमारे पास वी जेड आ जाएगा, क्या था, वी नोट प्लस क्या है, ये रहा 1/2 वी एल प्लस आई एल जेड नोट ई रेस पावर गामा एल ई रेस पावर माइनस गामा जेड। ये वी नोट की वैल्यू पुट कर दी, वी नोट प्लस की, प्लस वी नोट माइनस क्या है, ये रहा 1/2 वी एल माइनस आई एल जेड नोट ई रेस पावर माइनस गामा एल ई रेस पावर गामा जेड। ये वैल्यू आ गई। इसको आप ब्रैकेट को ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, इसकी थोड़ी सी सेटिंग करो, तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास वी जेड इक्वल टू आ गया आई एल डिवाइड बाई 2 जेड एल प्लस जेड नोट। अब ये दोनों में से क्या है, एल गामा कॉमन हो जाएगा, ई रेस पावर गामा एल माइनस जेड। इस वाले फैक्टर को अगर ओपन करोगे तो प्लस जेड नोट, जेड एल माइनस जेड नोट, जेड एल माइनस जेड नोट ई रेस पावर माइनस गामा एल माइनस जेड। ये आ गया। और सिमिलरली अगर आप आई नोट जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आई नोट जेड की वैल्यू कहाँ से आएगी, सिंपल है, आई नोट जेड और जेड नोट में रिलेशन है, यहाँ से आई नोट जेड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसमें वी नोट जेड की वैल्यू पुट कर दो तो आई नोट जेड की वैल्यू आ जाएगी, इसमें वी नोट माइनस की वैल्यू पुट कर दो तो आई नोट माइनस की वैल्यू आ जाएगी। तो सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है करंट वाली, सेकेंड इक्वेशन जो बनाई थी हमने, उसमें अगर वैल्यू पुट करोगे आप आई नोट प्लस की, उसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, तो ये आपके पास आएगी 2 जेड नोट जेड एल प्लस जेड नोट
ई रेस पावर माइनस गामा एल माइनस जेड माइनस जेड एल माइनस जेड नोट ई रेस पावर माइनस गामा एल माइनस जेड। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। इसको इक्वेशन 3 दे दो, इसको दे दो इक्वेशन 4। सिंपल। अब हमारे पास अगर हम एल माइनस जेड को जेड डैश हमने माना ही था इक्वेशन में, एल माइनस जेड को हमने जेड डैश माना है, तो सिंपल है, अगर आप रिप्लेस कर दो एल माइनस जेड को जेड डैश से, तो ये जो इक्वेशंस हैं ये बन जाएगी वी जेड डैश इज इक्वल टू, और ये बनेगी नीचे वाली इक्वेशन आई जेड। सो इसको अगर आप लिखो तो 2 को, ठीक है, जो जेड नोट आएगा आपके पास, ठीक है, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन से आई एल बाय 2, ये आया आपके पास जेड एल प्लस जेड नोट ई रेस पावर गामा जेड डैश प्लस जेड एल माइनस जेड नोट ई रेस पावर माइनस गामा जेड डैश। सिमिलरली जो सेकंड है ये करंट वाली, इसमें मिला आई एल डिवाइड बाय 2 जेड नोट जेड एल प्लस जेड नोट ई रेस पावर गामा जेड डैश माइनस जेड एल माइनस जेड नोट ई रेस पावर माइनस गामा जेड डैश। तो ये इक्वेशंस बन गई आपके पास जो मेन इक्वेशंस हैं। अब हमारे पास इनको दे दो 5 एंड 6, इक्वेशन 5 एंड 6। तो हमारे पास एक रिलेशन और है, इसको ब्रैकेट को अगर ओपन करो आप तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म आएगी आपके पास, ये जो अंदर की टर्म है वो लिख रहा हूँ मैं, ये वाली टर्म से। तो ये फर्स्ट टर्म में वी जेड के साथ जेड नोट ई रेस पावर गामा जेड डैश प्लस जेड नोट ई रेस पावर गामा जेड डैश प्लस जेड एल ई रेस पावर माइनस गामा जेड डैश माइनस जेड नोट ई रेस पावर माइनस गामा जेड डैश। तो ये जेड नोट वाली टर्म इकट्ठा कर लो और जो जेड एल वाली टर्म है वो एक साथ रख लो। तो जेड एल कॉमन ले लो यहाँ से, क्या बचा ई रेस पावर गामा जेड प्लस ई रेस पावर माइनस गामा जेड डैश। यहाँ से जेड नोट कॉमन आएगा प्लस जेड नोट ई रेस पावर गामा जेड माइनस ई रेस पावर माइनस गामा जेड डैश। ये वाला फैक्टर बच गया हमारे पास। तो हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल है इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये वाला फैक्टर याद रखो। इस टर्म की बात करेंगे, सिर्फ ये वाले टर्म्स की और इस टर्म की। तो ये वाली टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं ई रेस पावर गामा जेड डैश प्लस ई रेस पावर माइनस गामा जेड डैश। इसको लिख सकते हो आप 2 कोस हाइपरबोलिक गामा जेड डैश। और ये वाली जो टर्म है इसको लिख सकते हो 2 साइन हाइपरबोलिक गामा जेड डैश। सिंपल। तो ये वहाँ पे रिप्लेस कर दो और हमारे पास जो मॉडिफाइड आ जाएंगी इक्वेशंस कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक की टर्म में, वो सिंपल इक्वेशंस हम लिख लेते हैं। तो ये आ गया वी जेड डैश इज इक्वल टू आई एल, 2 तो चला गया, ठीक है, 2 कॉमन ले लो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जेड एल कोस हाइपरबोलिक गामा जेड डैश प्लस जेड नोट साइन हाइपरबोलिक गामा जेड डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखो कि 2 भी था ना, 2 भी था, तो 2 को अगर आप ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो अगर यहाँ पे डिवाइड बाय 2 हो जाएगा तो ये कोस हाइपरबोलिक रह जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दो और डिवाइड बाय 2 यहाँ पे कर दोगे तो ये सिर्फ साइन हाइपरबोलिक 2 रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये आया। या 2 ही लगा दो, 2 से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, कैसे भी कर लो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 यहाँ पे रखा तो ये 2 साइन हाइपरबोलिक था, ये भी 2 था, यहाँ पे आपने ये 2 कॉमन ले लिया और कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पे, सिंपल सी लैंग्वेज। तो आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, तो दोनों में से आप ये
ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक केस आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये सिंपल आ गया। अगर आप रेशियो लेते हो, सिमिलरली जो आई जेड डैश आया हमारे पास, उसको भी आप लिख सकते हो सिमिलरली आई एल। ये तो मैंने सिंपल केस किया था ना, वी जेड के लिए बताया। तो ये ब्रैकेट ओपन करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, जेड एल वाली टर्म सेम उस पर रखो, जेड नोट वाली एक उस पर रखो। तो आप ये भी कर सकते हो आई एल डिवाइड बाय जेड नोट, जेड एल साइन हाइपरबोलिक गामा जेड डैश प्लस जेड नोट साइन हाइपरबोलिक गामा जेड डैश। ये आ गया हमारे पास, ये मेन इक्वेशन है। अब 7, 8 मेन इक्वेशंस आ गई आपके पास। अगर आप इनकी रेशो ले लेते हो, किसी एक पॉइंट पे रेशो ले लो इनकी, तो ये क्या आ जाएगा, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट इम्पीडेंस आ गया। जेड जेड डैश इज इक्वल टू व्हाट, ले लो रेशो। ठीक है, ये 2 नहीं आएगा, 2 तो कैंसिल हो गया था ना, 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रेशो लोग आई एल से आई एल कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी जेड नोट जेड एल कोस हाइपरबोलिक गामा जेड डैश प्लस जेड नोट साइन हाइपरबोलिक गामा जेड डैश डिवाइड बाय जेड एल साइन हाइपरबोलिक गामा जेड डैश प्लस जेड नोट साइन हाइपरबोलिक गामा जेड डैश। ये आई है वैल्यू। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप कोस हाइपरबोलिक गामा जेड डैश से डिवाइड करते हो, या किसी के ऊपर नीचे आप कोस हाइपरबोलिक गामा जेड डैश से डिवाइड कर रहे हो, तो आपके पास जो इम्पीडेंस आएगा वो इक्वल टू आ जाएगा जेड नोट, यहाँ पे जेड एल रह गया, प्लस यहाँ पे क्या बन गया, टेंजेंट हाइपरबोलिक गामा जेड डैश डिवाइड बाय यहाँ क्या रह जाएगा, अच्छा ये कोस आएगा यहाँ पे, प्लीज़ चेंज कर लो इसको, ये कोस है, कोस हाइपरबोलिक। यहाँ पे भी चेंज कर लो प्लीज़ इसको, ये कोस रहेगा, ये कोस रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा हमसे मिस्टेक हुआ है, साइन ही लिख दिया दोनों जगह पे, तो ये कोस है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना प्लीज़। ठीक है, तो अब हमारे पास आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, जेड नोट आ जाएगा, जो सेकंड टर्म से क्या आ जाएगा, प्लस जेड एल टेंजेंट हाइपरबोलिक गामा जेड डैश। ये आ गया हमारे पास, ये मेन इक्वेशन आ गई है, इसको याद कर लेना आपने। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, PSUs में क्वेश्चन आ जाता है, एक आधा गेट में आ जाता है, ना ओम रेजिस्टेंस आया। तो ये इनपुट इम्पीडेंस आ गया। ठीक है, इसको इनपुट इम्पीडेंस भी कह सकते हो। किस कंडीशन में कहोगे इनपुट इम्पीडेंस, जब आपके पास z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और z डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो ये इनपुट इम्पीडेंस बन जाएगा। वो क्या कंडीशन है, z नोट जेड एल प्लस जेड नोट टेंजेंट हाइपरबोलिक जेड डैश कितने इक्वल हो गया, एल के इक्वल गामा एल। तो ये इनपुट इम्पीडेंस बन गया। ये जनरलाइज इम्पीडेंस था, इससे किसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। इनपुट इम्पीडेंस कब बनेगा, जेड इज इक्वल टू 0 है, जेड डैश इज इक्वल टू एल है, टेंजेंट हाइपरबोलिक गामा एल। तो ये जो वैल्यू आई है, ये आ गया आपके पास, ये इतने ओम। ठीक है, तो इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास। एक इनफाइनाइट ट्रांसमिशन का क्वेश्चन भी आएगा आपके पास कि अगर ट्रांसमिशन लाइन क्या है, इनफाइनाइट है, तो ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस हमने ऐसे लिख लिया। तो इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या रहता है कि सिर्फ ट्रांसमिटेड, ये लेट अस से ये है इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन है, लेंथ क्या है, L इज इक्वल टू है इन्फिनिटी। सो ट्रांसमिटेड वेव आपने छोड़ दी तो वो रिफ्लेक्टेड वेव नहीं आएगी। तो ये इक्वेशन बनेगी, वी जेड इज इक्वल टू वी इनपुट ई स्क्वायर माइनस गामा जेड, आई इनपुट इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस गामा जेड। ठीक है, सिर्फ
ट्रांसमिटेड वेव है, जनरल इक्वेशन ये थी आपके पास, वी जेड ट्रांसमिटेड वेव रिफ्लेक्टेड वेव, जो सिंपल फाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन है उसमें ट्रांसमिटेड भी होगी करंट के लिए भी और रिफ्लेक्टेड भी होगी। बट अगर ट्रांसमिशन लाइन क्या है, इन्फानाइट है, अगर आपके पास इन्फानाइट ट्रांसमिशन लाइन आ गई है तो उसमें आपके पास सिर्फ क्या आएगा, ट्रांसमिटेड वेव आएगी, रिफ्लेक्टेड वेव कुछ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास इन्फानाइट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। अब हम केस क्या कंसीडर कर रहे हैं कि आपके पास अगर लोड इंपीडेंस इज इक्वल टू क्या आ गया, जेड नोट आ गया, लोड इंपीडेंस क्या आ गया। ठीक है, तो कैसे इक्वेशंस चेंज होंगी आपके पास वो देखते हैं। तो अभी हमने इक्वेशंस की हैं, ये की हैं इक्वेशंस। अब यहाँ पे देखिए, अगर ZL इज इक्वल टू जेड नोट है तो ये वाली पूरी टर्म जीरो होगी। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव भी थी ना, ये इसमें बात कर लो, ये वाली टर्म जीरो होगी, फिफ्थ इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन में ये टर्म पूरी जीरो, माइनस गामा जेड डैश, ये जीरो पूरा, सिर्फ ये गामा जेड आया। ठीक है, और ये वाली टर्म भी पूरी जीरो, सिर्फ क्या आई, ये वाली टर्म आई, गामा जेड डैश, गामा जेड डैश। ठीक है, तो सिर्फ क्या आ रही है, ट्रांसमिटेड वेव आ रही है, रिफ्लेक्टेड वेव कुछ नहीं। ये ऑल तो देखो यहाँ पे जेड डैश की टर्म में है ना ये। ठीक है, मेन इक्वेशन ये है, देखो ऑल दो ये टर्म्स यहाँ पे जो जेड डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड है एक्चुअल में, तो वो ट्रांसमिटेड वेव भी बनेगी जो हम कह रहे हैं। तो जब हमारे पास जेड इज इक्वल टू जेड नोट है तो जो फाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन है वो भी किसकी तरह बिहेव करेगी, इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन की। तो ये व्हेन अ फाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड विद इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, व्हेन द फाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन इज मैच्ड, जेड इज इक्वल टू जेड नोट, वो मैचिंग कंडीशन है, ये पहले पढ़ चुके हैं। द वोल्टेज एंड द करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लाइन आर एग्जैक्टली द सेम एज दो द लाइन हैज बीन एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो इक्वेशंस होंगी करंट और वोल्टेज की वो सेम होंगी कि जैसे इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन में थी। तो ये एक प्रूफ भी है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव दैट व्हेन अ फाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन इज मैच्ड इट विल बिहेव एज अ इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सेम डेरिवेशन बनेगी आपके लिए। तो ये तो सिंपल हो गया इनपुट इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ लोड इम्पीडेंस एंड करेक्ट। ये कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। इनपुट इम्पीडेंस हमने लिख लिया है। जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन सेगमेंट है उसको हम लॉसलेस कंसिडर करते हैं। अगर हमारे पास हमने देखा है कि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन आई थी, उसके लिए गामा इज इक्वल टू जे बीटा था, क्योंकि उस केस में अल्फा ज़ीरो था, अटेनुएशन कांस्टेंट जो है वो ज़ीरो था। लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हम कंसिडर करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो गामा इज इक्वल टू जे बीटा आ गया। और जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस था हमने देखा था वो भी आर नोट के इक्वल था, अभी किया हमने ये केस। तो उसके लिए अगर इनपुट इम्पीडेंस को मैं लिखना चाहूँ तो इनपुट इम्पीडेंस जो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जेड नोट इज इक्वल टू आर नोट हो जाएगा, जेड एल प्लस यहाँ पे आर नोट आ गया। तो ये अगर पुट करोगे यहाँ पे टेंजेंट हाइपरबोलिक, तो जो गामा है उसको पुट कर दिया जे बीटा और ये हो गया एल, जेड नोट आर नोट हो गया प्लस जेड एल, ये आ गया आपके पास टेंजेंट हाइपरबोलिक जे गामा एल। और हमें पता है टेंजेंट हाइपरबोलिक गामा जे बीटा एल किसके इक्वल आएगा, जे टेंजेंट बीटा एल के। तो आपके पास आ गया इनपुट इम्पीडेंस किसके इक्वल आ गया, आर नोट जेड एल प्लस आर नोट, जे बाहर आएगा टेंजेंट बीटा एल डिवाइड बाय आर नोट प्लस जे जेड एल टेंजेंट, तो यहाँ पे बीटा आएगा बीटा एल। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। तो ये जो आया है ये लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के केस में आया है, इनपुट इम्पीडेंस इतने ओम आएगा। अब कुछ स्पेशल केसेस करते हैं। तो वो जो स्पेशल केसेस हैं
वो हमारे पास रहेंगे कुछ इस तरह से। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो जो फर्स्ट केस है हमारे पास, फर्स्ट स्पेशल केस, वो है ओपन सर्किट टर्मिनेशन। ओपन सर्किट टर्मिनेशन, टर्मिनेशन वर्ड जहाँ भी आ गया वो लोड को शो करता है। टर्मिनेशन का मीन लोड की बात हो रही है। ओपन सर्किट टर्मिनेशन का मतलब लोड इम्पीडेंस जो आया है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनाइट लोड इम्पीडेंस है। तो इस केस में यहाँ पे देखिए जो लोड है ZL की वैल्यू अगर इन्फिनाइट पुट करें तो इसको आप डिवाइड करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ZL से, तो ये जो आएगा आपके पास आएगा 1 आ जाएगा 1 प्लस जे आर नोट डिवाइड बाय ZL टेंजेंट बीटा एल डिवाइड बाय आर नोट डिवाइड बाय ZL प्लस जे टेंजेंट बीटा एल, ये आ गया। अगर अब क्या है, अगर ओपन सर्किट अप्लाई करो इसमें ZL अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ZL अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ गया, तो 1 अपॉन ZL किसके इक्वल आ गया, Z। तो Z ओपन सर्किट, Z इनपुट ओपन सर्किट इज इक्वल टू व्हाट, ये आर नोट तो सेम रहेगा, ये 1 प्लस ये टर्म 0 हो जाएगी, 1 प्लस 0, जो ये फर्स्ट टर्म है ये 0 हो जाएगी, प्लस जे टेंजेंट बीटा एल, तो ये इक्वल टू आ गया किसके, माइनस जे आर नोट कोट बीटा एल। तो इसको अगर आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ बीटा एल इसको फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा कुछ इस तरह से। बीटा एल प्लॉट कर लिया हमने, तो ये वैल्यू जो आएगी ये ओपन सर्किटेड की आएगी, तो इसको आपने Z इनपुट ओपन सर्किट और ZOC दोनों का सेम है, तो ये बीटा एल की डिफरेंट वैल्यू के लिए कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा फॉर दिस, जब आपके पास जो इनपुट इम्पीडेंस है वो किसके इक्वल है, जे माइनस जे आर नोट कोट बीटा एल के इक्वल है, तब ये वैल्यूज़ बनेंगी हमारे पास। नेक्स्ट जो केस है वो है शॉर्ट सर्किट टर्मिनेशन, और जो शॉर्ट सर्किट टर्मिनेशन है उसमें जो टर्मिनेशन ने बताया है कि लोड को डिनोट करता है, तो जो लोड इम्पीडेंस होगा ZL होगा, ZL अप्रोचेस टू होगा 0, शॉर्ट हो जाएगा जो आउटपुट है वो। तो उस केस में हमारे पास जो इनपुट इम्पीडेंस है उसको हमने लिखा है ZL प्लस जे आर नोट टेंजेंट बीटा एल, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए लिख रहे हैं इसको, ये आ गया Z नोट प्लस जे ZL टेंजेंट बीटा एल। तो इसमें ZL 0 है, तो ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, तो हमारे पास जो रह गया है वो है जे आर नोट टेंजेंट बीटा एल। तो इसको अगर आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ बीटा एल प्लॉट करो तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये जो आ गया ये है Z शॉर्ट सर्किट, इसको ZIS लिख दो, तो ZIS इज इक्वल टू जे आर नोट टेंजेंट बीटा एल। तो ये कुछ इस तरह से जो लाइन्स हैं वो शो कर रही हैं कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ बीटा एल। बीटा क्या है 2 पाई बाई लैम्डा, एल क्या है लेंथ, तो 2 पाई बाई लैम्डा एल डिफरेंट लेंथ के लिए ये डिफरेंट वैल्यूज हमने प्लॉट किए हैं इसमें, तो ये कुछ इस तरह से शो होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड केस रहता है वो है जो क्वार्टर वेव सेक्शन रहेगा। क्वार्टर वेव सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें आपको क्वार्टर वेव जो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ है एल, वो क्वार्टर वेव लेंथ लैम्डा बाय 4 है, वेव लेंथ के क्वार्टर के इक्वल है। अगर ये लेंथ कितनी है लैम्डा बाय 4 है, तो बीटा एल किसके इक्वल हुआ, बीटा एल इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एल कितना है लैम्डा बाय 4, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास पाई बाय 2। तो अगर आप जो जनरल केस लेके चलो, जो बीटा एल है
वो हो गया 2 पाई बाई लैम्डा 2n-1 लैम्डा बाय 4। ऐसे कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो वैल्यू है 2n-1 जो l की वैल्यू है रहेगी, बीटा की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा आ गई, तो जो लेंथ है वो ये हो सकती है 2n-1 लैम्डा बाय 4। तो इसको अगर आप जनरल केस लेके चलो तो ये रहेगा 2n-1 पाई बाय 2। तो अब टेंजेंट बीटा एल किसके इक्वल होएगा, तो ये आ गया टेंजेंट एंगल कितना 2n-1 पाई बाय 2 और ये कितना अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अगर आप इसमें इनपुट इम्पीडेंस में वैल्यू पुट करो तो R0 ZL प्लस क्या वैल्यू है JR0 टेंजेंट बीटा L डिवाइड बाय R0 प्लस JZL टेंजेंट बीटा L। तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टेंजेंट बीटा L से डिवाइड कर दो, तो ये डिवाइड करके आ जाएगा ZL डिवाइड बाय टेंजेंट बीटा L प्लस JR0 डिवाइड बाय R0 टेंजेंट बीटा L प्लस JZL। तो ये वैल्यू आ गई है। अगर ये इन्फिनाइट अप्रोच होता है तो ये फर्स्ट टर्म ये ज़ीरो आ जाएगा और ये ज़ीरो आ जाएगा। तो आपके पास जो इनपुट इम्पीडेंस आ गया है वो इक्वल टू आया है R0 JR0 डिवाइड बाय JZL। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल टू आ गया R0 स्क्वायर डिवाइड बाय ZL। तो ये क्वार्टर वेव लाइन के केस में हमारे पास आ गया है। तो इसको अगर आप वर्ड्स में लिखें तो क्वार्टर वेव लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफॉर्म्स द लोड इम्पीडेंस टू द इनपुट टर्मिनल एज द इट्स इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रिलेशन होल्ड होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, लोड इम्पीडेंस और इनपुट इम्पीडेंस में फॉर क्वार्टर वेव सेक्शन। अगर हम एक और केस की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हाफ वेव सेक्शन। हाफ वेव सेक्शन जो लेंथ है ट्रांसमिशन लाइन की वो है लैम्डा बाय 2। तो बीटा एल किसके इक्वल आ गया, बीटा एल इक्वल आ गया पाई के। तो वही सेम केस वैसे ही चलेगा, बीटा एल इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। अगर जनरल केस की बात करें तो n लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आ गया n पाई के। ठीक है, और टेंजेंट बीटा एल अगर फाइंड आउट करो अब n पाई वैल्यू पुट करके तो वो ज़ीरो होगा। तो इनपुट इम्पीडेंस किसके इक्वल आया, R0 ZL प्लस JR0 टेंजेंट बीटा एल डिवाइड बाय Z0 प्लस ZL JZL टेंजेंट बीटा एल। तो ये टर्म ज़ीरो हो गई, ये टर्म ज़ीरो हो गई। तो ये किसके इक्वल आया, हाफ वेव सेक्शन, वो इक्वल टू आया R0 ZL बाय, ठीक है, Z0 की जगह R0 ही आएगा यहाँ पे, तो ये R0 रहेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, हाफ वेव के सेक्शन में लोड इम्पीडेंस के इक्वल ही आया। ठीक है, तो हाफ वेव लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफर द लोड इम्पीडेंस टू द इनपुट इम्पीडेंस विदाउट चेंज। जितना इनपुट इम्पीडेंस आएगा वो सेम ट्रांसफ़र कर देगी लोड पे। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के जो टर्मिनेशन डिफरेंट होगा उस केस में और लेंथ के लिए डिफरेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड स्टैंडिंग वेव रेशो। हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन मैच्ड नहीं है, वो कब कंडीशन है, ZL इज़ नॉट इक्वल टू Z0।
तो उस केस में आपके पास कुछ रिफ्लेक्शन आएगा, कुछ रिफ्लेक्टेड वेव आएगी, तो वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की कुछ वैल्यू होगी, वो ज़ीरो नहीं होगा उस केस में। और जो कॉम्बिनेशन होगा ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का ट्रांसमिशन लाइन में, वो स्टैंडिंग वेव बनाएगा, तो स्टैंडिंग वेव रेशियो भी होगी उस केस में। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को कैसे फाइंड आउट करना है। इक्वेशंस, ये इक्वेशन हम कर चुके हैं, वी जेड इक्वल टू आई एल जेड एल प्लस जेड नोट ई रेज़ पावर माइनस गामा एल माइनस जेड जेड एल माइनस जेड नोट ई रेज़ पावर माइनस गामा एल माइनस जेड, ये इक्वेशन हम कर चुके हैं। अब इसमें से आप सिंपल सा बात करें हम, तो ये वाली जो टर्म है फर्स्ट टर्म, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। अगर इसको कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा वी जेड इज इक्वल टू आई एल डिवाइड बाई 2 जेड एल प्लस जेड नोट ई रेज़ पावर गामा एल माइनस जेड, ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे आ गया आपके पास जेड एल माइनस जेड नोट था ही, ये टर्म हमने कॉमन ली, ये आ गया आपके पास ई रेज़ पावर माइनस 2 गामा एल माइनस जेड, तो ये वाली टर्म आ गई है हमारे पास। और जो ये फैक्टर है इसको लिख रहे हैं हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो इसको लिखा है यहाँ पे ये वाली टर्म एज इट इज़, इसको लिखा है 1 प्लस गामा ई रेज़ पावर माइनस 2, ये भी गामा ही है, एल माइनस जेड, ये टर्म एज इट इज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये गामा है दैट इज़ इक्वल टू रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट इम्पीडेंस या लोड इम्पीडेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो इसकी वैल्यू जो आई है वो है जेड एल माइनस जेड नोट जेड एल प्लस जेड नोट, ये इक्वल टू है गामा ई रेज़ पावर जे थीटा गामा, ये वैल्यू आई है। और जो इसकी यूनिट्स हैं, क्योंकि ये रेशो है इम्पीडेंसेस की, तो ये डायमेंशनलेस है, सिंपल सी बात है, डायमेंशंस इसकी कुछ नहीं होगी। और इसको दो तरह से लिख सकते हो आप, ये वोल्टेज से भी लिख सकते हो, इसको वोल्टेज इक्वेशन से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वोल्टेज इक्वेशन से लिखी है, तो ये इसको आप बोल दोगे वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो, वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। स्टैंडिंग वेव रेशो की अभी तक बात नहीं की हमने, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अगर आप इक्वेशन, सिमिलर इक्वेशन हमारे पास करंट के लिए भी होती है, अगर उससे फाइंड आउट करोगे, उससे फाइंड आउट करोगे, ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये रेशो भी है हमारे पास, जो अगर आप सिंपल वे में इसको लिखो, द करंट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट करंट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको रेशो ही लिखनी है वोल्टेज की और करंट की, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो आई नोट माइनस डिवाइड बाय आई नोट प्लस। तो रिफ्लेक्टेड जो वेव आ रही है उसमें कितना करंट की वैल्यू आ रही है डिवाइड बाय द ट्रांसमिटेड। तो इसको आप अगर वोल्टेज की टर्म्स में भी लिख सकते हो इसको, तो आप गामा, ये तो करंट के लिए आई है, और जो वोल्टेज की टर्म में आप लिखोगे इसको, तो ये वी नोट माइनस डिवाइड बाय वी नोट प्लस। तो ये वैल्यूज़ भी हैं हमारे पास जो लिख सकते हो। और यहाँ से देख सकते हो आप कि जो ये इम्पीडेंस का रिलेशन है, इसमें जो गामा की वैल्यू है, मोड गामा कर देते हैं इसको, वो लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। अगर आपके पास रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है तो वो क्या कंडीशन है, जेड एल इक्वल टू जेड नोट, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आएगा तब मैचिंग आएगी, तो जो गामा की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी मैचिंग कंडीशन में। आप यहाँ पे जेड एल इक्वल टू जेड नोट पुट करो, जो कंडीशन हम मैचिंग की लेके चल रहे थे, तो ये गामा 0 हो जाएगा, तो उसका मतलब नो रिफ्लेक्शन है, आपके पास रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपके पास 1। तो ये कंडीशन अभी डिस्कस करेंगे।
तो वो किन केसेस में हमारे पास आएगी। तो अगर हम स्टैंडिंग वेव की बात करें तो वोल्टेज मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है आपके पास। स्टैंडिंग वेव मैंने बताया है कि एक ट्रांसमिटेड वेव है और दूसरी क्या आ रही है, रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है। ये रिफ्लेक्टेड वेव आई है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो स्टैंडिंग वेव्स बनाएगा। ये है ट्रांसमिटेड वेव, ये है रिफ्लेक्टेड वेव, डायरेक्शन अपोजिट होंगी। जो ट्रांसमिटेड वेव होगी वो लोड टू जनरेटर टू लोड ट्रेवल करेगी, जो रिफ्लेक्टेड वेव रहेगी वो लोड टू जनरेटर ट्रेवल करेगी, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, सुपरपोजिशन कह सकते हो जिसको, वो स्टैंडिंग वेव बनाएगी। तो जहाँ स्टैंडिंग वेव है क्या, स्टैंडिंग वेव को हम ऐसे लिख रहे हैं, स्टैंडिंग वेव्स जहाँ पे वोल्टेज का मैक्सिमा आ रहा है और मिनिमा का अगर आप रेशो ले लो तो वो आएगा आपके पास स्टैंडिंग वेव। SWR बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव रेशो बोलेंगे इसको, वी मैक्स डिवाइड बाई वी मिन। तो मैक्सिमा कहाँ पे होगा, 1 प्लस टाउ, ये मैक्सिमा आएगा, और 1 माइनस जो गामा है वो 1 प्लस गामा डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। तो ये जो है ये आपको बताएगा कि ये इतना स्टैंडिंग वेव रेशो है आपका। सिंपल सी टर्म में अगर बात करें हम, तो अगर आप इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करके एस को इन टर्म्स ऑफ गामा लिखना चाहें तो ये आ गया गामा इज इक्वल टू एस माइनस 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1। तो ये सिंपल सा केस आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमने कर लिया। तो आई मैक्स और आई मिन के लिए भी इसको लिख सकते हैं। तो अगर गामा इज इक्वल टू 0 है तो इस रिलेशन से देखिए, गामा इज इक्वल टू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी ना। और ये क्या केस होगा, जब ZL इज इक्वल टू Z0 आएगा। गामा 0 कब आएगा, यहाँ पे देखिए इसको, गामा 0 कब आएगा, जब ZL इज इक्वल टू Z0 होगा, ये कंडीशन, मैच कंडीशन। और जब गामा -1 है, गामा -1 कब आएगा, जब ZL इज इक्वल टू 0, ये 0 पुट कर दो तो ये -1 आ जाएगा। तो एस की वैल्यू कितनी होगी, इन्फानाइट। अगर इसको -1 पुट कर दो यहाँ पे, गामा को -1 पुट कर दो तो ये 0 हो जाएगी, तो ये इन्फानाइट हो जाएगी टर्म एस वाली। तो वो क्या केस है, शॉर्ट सर्किट। ZL इज इक्वल टू 0 कब होगा, शॉर्ट सर्किट में। अगर गामा +1 है तो उसके वो कब केस होगा, जब एस इन्फानाइट हो जाएगा। यहाँ पे भी +1 ले लो चाहे -1 ले लो, क्योंकि मोड कंसिडर कर रहे हो ना यहाँ, तो दोनों केसेस में वो क्या आएगा, इन्फानाइट। तो ZL इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों के केस में जो स्टैंडिंग वेव रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, इन्फानाइट रहेगा। ये याद करने वाली चीज़ है कि इन दोनों केसेस में। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं कि स्टैंडिंग वेव रेशो क्या है हमारे पास, और हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना रहेगा, और जो मिनिमम वैल्यू है कितनी है स्टैंडिंग वेव रेशो की, 1 है। और फिर ये कहाँ जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इन्फानाइट की तरफ जा रहा है। तो वेरी लार्ज वैल्यू होने की वजह से हम इसको डीबी स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्केल को छोटा कर लेते हैं। ये आ गया। अब जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से ही रिलेटेड हमारे पास ग्राफिकल मेथड है ट्रांसमिशन लाइन को सोल्व करने के लिए, वो मेथड हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्मिथ चार्ट। जैसे मैंने बताया है, ये ग्राफिकल मेथड है ट्रांसमिशन लाइन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का, और ये जो मेथड है वो इन्वेंट किया था PH स्मिथ ने 1940s में। तो अगर हम ट्रांसमिशन लाइन प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, अगर आपको इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला आप यूज़ करते हो, ZL प्लस JR0 टेंजेंट बीटा L, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है, R0 प्लस JZL टेंजेंट बीटा L। और अगर आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो उस केस में मोड नहीं आएगा, उसमें ZL माइनस Z0 ZL प्लस Z0। इसी तरह से लोड इम्पिडेंस के लिए हमारे पास फार्मूला है। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम ऐसी हैं जिसमें ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं सोल्व करने। तो उसके लिए हमारे पास BS स्मिथ ने मैथमेटिकल मॉड्यूलेशंस करके जो ये फार्मूला है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का, इससे एक ग्राफ बनाया, ग्राफिकल मेथड बनाया, जिसकी हेल्प से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन प्रॉब्लम्स को। तो वो जो ग्राफ है वो
रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से ही बना है। इसमें इमेजिनरी एक्सिस और जो रियल है एक्सिस है उसके बीच में का ग्राफ है, अभी डिस्कस करते हैं इसको। तो हमारे पास एक फार्मूला ये है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का। तो इसमें जो हर एक जो इम्पीडेंस है वो नॉर्मलाइज किया हुआ है हमने स्केल को रिड्यूस करने के लिए। नॉर्मलाइज किसके रिस्पेक्ट में? लॉसलेस ट्रांसमिशन के लिए बना है ये, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि नॉर्मलाइज आर नोट की रिस्पेक्ट में नॉर्मलाइज है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से डिवाइड है हर एक इम्पीडेंस। जब भी इसमें पुट करना है, इससे एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो नॉर्मलाइज ही मिलेगा आपको। तो ZL जो है, ZL लोड इम्पीडेंस है, इसको मैं लिख सकता हूँ RL प्लस JXL। इसको अगर मेरे को नॉर्मलाइज करना है तो ये स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं, स्मॉल ZL इज इक्वल टू ZL डिवाइड बाई R नोट। R नोट है करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, तो ये आएगा RL डिवाइड बाई R नोट प्लस JXL डिवाइड बाई R नोट। जो ये टर्म है फर्स्ट वाली, स्मॉल ZL इज इक्वल टू, ये हो गया RL डिवाइड बाई R नोट हो गया स्मॉल r, प्लस J ये हो गया स्मॉल x, XL डिवाइड बाई R नोट हो गया स्मॉल x। तो ये ऐसे इसको हम लिखेंगे। डायमेंशंस को हमने क्या कर लिया है, रिड्यूस कर लिया है, नॉर्मलाइज कर दिया है। हमें ये भी पता है अब ZL क्या है, ZL रियल भी पार्ट है उसमें, इमेजिनरी भी है। तो ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो गामा की वैल्यू भी क्या आएगी, गामा भी इमेजिनरी प्लस रियल प्लस इमेजिनरी है ना। ओके, सो इसको आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से, इरेजर लेना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हो गामा इज इक्वल टू गामा रियल प्लस जे गामा इमेजिनरी। तो ये वैल्यू है। इसमें इसको नॉर्मलाइज कर लो, ZL डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय Z नोट, ZL बाय Z नोट। ये यहाँ पे माइनस है, -1 ZL प्लस Z नोट प्लस 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, स्मॉल ZL -1 स्मॉल ZL प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास। ये इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। इस पर कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड अप्लाई करो तो इन टर्म्स ऑफ गामा कैसे लिख सकता हूँ इसको, इट्स इम्प्लाइज दैट अप्लाइंग द कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड। तो स्मॉल ZL इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस गामा 1 माइनस गामा। तो ये स्मॉल ZL किसके इक्वल है, ये है R प्लस JX के इक्वल। इसमें इसकी रियल की वैल्यू और इमेजिनरी की वैल्यू टर्म्स में लिख दो, रियल प्लस J गामा इमेजिनरी डिवाइड बाय 1 माइनस गामा रियल माइनस J गामा इमेजिनरी। तो ये टर्म्स आ गई आपके पास। इसमें सिंपल है, इसमें आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, 1 माइनस गामा R प्लस J गामा I, 1 माइनस गामा R प्लस J गामा I। इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हो तो R इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, R इज इक्वल टू आ रहा है 1 माइनस गामा R स्क्वायर माइनस गामा I स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस गामा R स्क्वायर प्लस गामा I स्क्वायर। ये आ गई R की वैल्यू। सिमिलरली जो X की वैल्यू रहेगी, आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है और जो रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं उनको आपस में कंपेयर करके रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना। तो गामा I 1 माइनस गामा I गामा R स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा इसका, माइनस गामा, ये आ गया आपके पास। R की वैल्यू आ गई और X की वैल्यू भी आ गई है आपके पास। अब इसको इक्वेशन 1 दे लो, ये मेन इक्वेशंस हैं। इसको इक्वेशन 2 लिख लो। इसमें इसको मॉडिफाई करना है इक्वेशंस को, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको,
और इसको इक्वेशंस की टर्म में लिख ले, सर्कल की टर्म में लिख लेना है इसको इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 को। तो इसमें अगर आप कुछ मैथमेटिकल मॉड्यूलेशंस करोगे इक्वेशन 1 में, तो उसको आप लिख सकते हो इस टर्म में, गामा आर माइनस आर डिवाइड बाय 1 प्लस आर होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। ये आ गया। तो ये देखो, ये जो इक्वेशन है वो सर्कल की इक्वेशन है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो आएगा ना, गामा आई प्लस ज़ीरो का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आर इक्वेशन बना है, इनको आर सर्कल बोला है। रेडियस क्या है इसकी, 1/1 प्लस आर। सेंटर क्या रहेगा, सेंटर एक्स और वाई की वैल्यू आएगी इसमें, गामा आर सेंटर कहाँ पे, गामा आर इज इक्वल टू वट, आर डिवाइड बाय 1 प्लस आर, और गामा आई इज इक्वल टू 0। ये सेंटर हैं उन सर्कल्स के जो ये इक्वेशन शो कर रही है। तो अगर आप इसको देखो आराम से इक्वेशन को, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी इक्वेशन। ठीक है, सर्कल के जो हैं वैल्यूज़, अगर आप डिफरेंट वैल्यू आर की वैल्यू, इसमें आर की वैल्यू पुट कर लो, आर की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो आपके पास ये सर्कल मिलेगा। सबसे बड़ा सर्कल जो है वो आर वाला R0 का है। ठीक है, आर की वैल्यू इन्फाइनाइट पुट कर लो तो ये पॉइंट आएगा सिर्फ यहाँ पे, ये पॉइंट शो हो रहा है, ये पॉइंट, ये आर इक्वल टू इन्फिनिटी, आर इक्वल टू 2 के लिए सर्कल है, आर इक्वल टू 1 के लिए सर्कल है। और ये जो ग्राफ्स हैं हमारे पास, ये गामा आई जो है इमेजिनरी वो वाई एक्सिस पे है, गामा रियल जो है वो एक्स एक्सिस पे है। ये हमेशा याद रखना है। और ये सेम एक्सिस शो नहीं हो रहा है स्मिथ चार्ट में, सिर्फ वो समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो इसमें कुछ साइलेंट फीचर्स हैं आर सर्कल की। जो फर्स्ट है, जो सेंटर है, सेंटर कहाँ पे है, सभी जो आर सर्कल हैं जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है, गामा आर यही सेंटर है हर सर्कल का। ये देख लो, गामा आर सेंटर कहाँ पे है, सेंटर इसी उस पे रह रहा है ना, गामा आर पे ही सेंटर है हर एक सर्कल का। सेकंड जो साइलेंट फीचर है इसकी, कि आर इक्वल टू 0 सर्कल जो है वो सबसे बड़ा सर्कल है। आर इक्वल टू 0 के लिए देखो सर्कल, ठीक है, सबसे बड़ा सर्कल है। और इसकी रेडियस कितनी है, यूनिट रेडियस। ठीक है, लार्जेस्ट सर्कल है ये। जो थर्ड है वो क्या कहते हैं, अगर आप आर की वैल्यू को इंक्रीज करते हो, इफ आर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, आर को इंक्रीज करो 0 टू इन्फिनिटी, तो जो सर्कल हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, प्रोग्रेसिवली क्या हो रहे हैं वो सर्कल। देख लो आप, आर की वैल्यू जब 0 टू इन्फिनिटी इंक्रीज हो रही है, तो जो सर्कल है वो क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, जो फोर्थ है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो आर सर्कल हैं, आर सर्कल पास थ्रू, कहाँ से पास हो रहे हैं सभी, गामा आर इज इक्वल टू 1 एंड गामा इंसिडेंट इज इक्वल टू 0, सारे यहीं से पास हो रहे हैं सर्कल। ये 0 कहाँ पे है, पहले तो 1 देखो कहाँ पे है, ये 1 है यहाँ पे, सारे सर्कल यहाँ से पास हो रहे हैं। और इस पूरे पॉइंट पे ही क्या है, गामा आई 0 है, गामा आर पे ही गामा आई 0 है पूरे एक्सेस पे, बाकी हर एक जगह कुछ वैल्यू है। तो जो सर्कल हैं यहाँ से पास हो रहे हैं। अगर आप दूसरी इक्वेशन की बात करो, जो एक्स वाली इक्वेशन है, उसको अगर आप मॉडिफाई कर लो और उसको सर्कल की फॉर्म में लिख लो, तो उसके लिए बनेगा आपके पास गामा आर माइनस 1 स्क्वायर प्लस गामा आई माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन बनी है। अब इसमें अगर आप सिंपल इसको देखो, तो इसमें कुछ इस तरह के सर्कल्स बनेंगे, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए बने गए और एक्स की नेगेटिव वैल्यू। इसका सेंटर कहाँ है,
गामा आर इज इक्वल टू 1 एंड गामा आई इज इक्वल टू 1/x। तो इसमें 1/x मोड लोगे आप, क्योंकि जो x लिखा था हमने r प्लस जे एक्स, यहाँ से आया था ना ये, ठीक है। r क्या था, RL डिवाइड बाई आर नॉट, और ये x क्या था, XL डिवाइड बाई आर नॉट। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपके पास जो रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है। अगर इंडक्टिव है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, अगर कैपेसिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू होगी। तो 1/mod x रखना पड़ेगा यहाँ पे आपको। r की वैल्यू तो पॉजिटिव ही थी सिर्फ, ठीक है, सिंगल वैल्यू थी। तो यहाँ पे देखोगे दो तरह के सर्कल्स बन रहे हैं, कुछ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कुछ नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ये सिंपल याद रखना है। जो ये गामा आर सर्कल है का ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इससे ऊपर जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इससे नीचे क्या है, और ये सिमेट्री है। देखो गामा इज इक्वल टू 2, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू -2, वो सिमेट्रिकल है। ये ऊपर जो सिमेट्री रहे, ऊपर जो सर्कल्स हैं वो नीचे भी सेम रहेंगे। तो इसके लिए भी साइलेंट फीचर्स हैं कि सेंटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं हमारे पास, गामा आर इज इक्वल टू 1। सारों का सेंटर क्या है, गामा आर इज इक्वल टू 1। जो एक्स सर्कल हैं, साइलेंट फीचर क्या है, नंबर 1, जो एक्स सर्कल्स हैं उनका जो सेंटर है गामा आर इज इक्वल टू 1 है हर एक के लिए, ठीक है। और हमारे पास जो एक्स सर्कल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं, एक्स सर्कल बिकम प्रोग्रेसिवली स्मॉलर। जैसे ही एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो सर्कल है वो स्मॉल होते जा रहे हैं प्रोग्रेसिवली। देखो 0 वैल्यू के लिए लाइन है ये एक्सिस, जो गामा आर एक्सिस है वो एक्स इक्वल टू 0 के लिए है, और गामा इज इक्वल टू इन्फिनिटी कहाँ है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये गामा इज इक्वल टू सॉरी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सर्कल बनेंगे, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। एक्स सर्कल भी हैं इसमें और आर सर्कल्स भी हैं, और स्मिथ चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसका डिटेल का डिस्कशन जो रहेगा वो अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वो ज़्यादा डिटेल में करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको जूम करके दिखाया गया है, ठीक है। तो ये एक सिंपल वे में बताया गया कि टूवर्ड्स जनरेटर जाना है हमने या टूवर्ड्स लोड जाना है। जो एक्सट्रीम जो लेफ्ट पॉइंट होता है ये शॉर्ट सर्किट पॉइंट है, जो राइट पॉइंट है वो शॉर्ट सर्किट पॉइंट है, ठीक है। वी मिन और वी मैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें एंगल्स भी रहेंगे। तो वेवलेंथ जो एक पूरा सर्कल है वो कितने का है, 0.5 लैम्डा का है। जो हमने इसमें लेंथ कन्वर्ट कर रखी है वो लैम्डा का मल्टीपल है हमेशा, जैसे बीटा एल ले रहे हो ना, जब बीटा एल ही कह सकते हो इसको आप, तो लैम्डा हमेशा मल्टीप्लाइड में है यहाँ पे।